मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंदर से स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस संकार तुम्हारा है, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए, हमारे जहन में बसिए। हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में हो, दिलों से निकले और दिलों तक पहुंचे। ऐसी ही एक शख्सियत जो दिलों में वास करती है और दिलों के साथ साथ जहन में वास करती है लोगों की, और जिनको देखकर आंखें मुस्कुराने लगती हैं। लब तो मुस्कुराते ही है अक्सर, और लबों की मुस्कुराहट भी मैं अक्सर कहती हूँ वो झूठी भी हो सकती है, बनावटी भी हो सकती है, पर आपको देखकर जो आंखों में चमक आती है हम लोगों की, वो आपके परिचय का हमें परिचय देती है। और आप जैसी शख्सियत के साथ मैं जब भी मंच साझा करती हूँ, तो मेरा वो दिन बड़ा खूबसूरत हो जाता है। आपको सादर प्रणाम करती हूँ, डॉक्टर रमा सिंह जी। बहुत से लोगों की प्रिय है ये, और मैं ये मानती हूँ कि मेरे बहुत करीब है। हर कोई शायद ये मानता होगा कि ये उनके सबसे ज्यादा करीब है। तो ऐसी शख्सियत के साथ बातचीत करने में अपना अलग ही मजा है। डॉक्टर रमा सिंह जी, जो शिक्षा शिविर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पिलखुआ में एक प्रवक्ता और रीडर के रूप में कार्य कर चुकी हैं, तब जबकि हम मतलब पैदा ही हुए थे समझ लो, घुटनों चलना शुरू किया था हमने, उस समय आप प्रवक्ता और रीडर रहे हैं। और आज जब आपको देखती हूँ तो लगता ही नहीं है कि वो समय इतना पुराना है, इतने पुराने समय से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि मेरा ये मानना है कि जो अंतरात्मा की एक आत्मा का जो आत्मसम्मान होता है, जो ऑरा होता है, वो हमारे फेस पर जब आता है तो इंसान को वो बूढ़ा नहीं होने देता, उसकी उम्र जो है वो नहीं छलकने देता। ऐसी ही है हमारी रमा जी। आज भी आपकी बातों से फूल झड़ते हैं, आपकी मुस्कुराहट सबको लुभाती है, और आपका काव्य, गजल, गीत, दोहा जब भी आप पढ़ती हैं तो सीधा दिलों में उतरता है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। आपने 1980 से अपने लेखन की शुरुआत की, जैसा कि मैं मुझे लगा। तो आप बताइए कि स्कूल टाइम से आप ये सब कर रही थी, या कॉलेज में आकर आपने ये शुरुआत की, और कैसे आपके मन में ये कीड़ा ही कहूँगी या पागलपन ही कहूँगी उठा कि आप इस क्षेत्र में आना चाहिए, हाँ, लिखित गज़ल लिखना कहना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सोनिया जी आपने। पहले पत्रकारिणी का मैं धन्यवाद करती हूँ इस पटल का, जिन्होंने मुझे आज बुलाया, और मंजूला श्रीवास्तव जी को आभार व्यक्त करती हूँ उनका मैं, कि उन्होंने वर्षों के बाद इतने दिनों से अपना चैनल चलाते हुए आज मुझे आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी चीज है कि सोनिया अक्स को दिया मेरा साक्षात्कार करने के लिए, जो खुद बहुत अच्छी गजलकार हैं, बहुत अच्छी महिला हैं, और साथ साथ कई दायित्व का एक साथ निर्वहन करती हैं। तो अच्छा लगता है अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से बात करना, और जब अच्छे लोगों से बात करते हैं तो अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। तो आपने जो प्रश्न किया मुझसे, ये इस प्रश्न का उत्तर ये है कि मेरा जो पारिवारिक जो वातावरण था वो साहित्यिक था। जी, मतलब आज से इतने वर्ष पहले की बात बताती हूँ, मतलब कि मेरी नानी जब तक घर में अखबार पूरा नहीं पढ़ लेती थी तब तक अखबार छूटता नहीं था, मेरी बड़ी नानी, बात। है ना। और फिर मेरी माँ भी, मेरी नानी भी टीचर थी, मेरी माँ भी लेक्चरर रही इंटर कॉलेज में, वो भी हिंदी की क्या बात। प्रवक्ता रही। और इसके साथ साथ उनका भक्ति काल के जो कवि थे उन पे इतनी अच्छी पकड़ थी कि उस समय जो टीचर पढ़ाने जाते थे, नए नए टीचर, वो पहले माँ से पढ़ के जाते थे। जी, तो तो माँ जब उनको पढ़ाती थी तो हम लोग रोटी बनाते बनाते, झाड़ू लगाते लगाते, कपड़े सुखाते सुखाते सुनते थे कि माँ उनको क्या जी, समझा रही है। क्या पढ़ा क्योंकि रही है। क्योंकि आज का जो समय, आज तो सब काम मशीन से होने लगा, पर हमारे समय में तो चूल्हा ही जलता था, बटलोई में ही होती थी, सिलबट्टा ही होता था, वो छोटा कुंडा जो होता था उसमें प्याज कूटी जाती थी, या उससे, जी, तो वो जी, जी, हमारा समय बिल्कुल एक अलग प्रकार का था। उस समय हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी मिक्सी जैसी चीज भी होगी, कभी ग्राइंडर भी होगा, कभी गैस भी होगी, क्या ऐसे चूल्हे। तो
हमारा जो एक एनवायरनमेंट बिल्कुल ये सोचिए कि बिल्कुल एक धरातल से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ था। तो उसमें जो हम लोग रहे और जब माँ से ऐसी बातें सुनते थे तो हमें लगता कि माँ को कितनी चीजें पता है। और सिर्फ सुनते सुनते कब जहन में वो साहित्य बस गया ये नहीं पता चला। वो साहित्य बसा, पर उस समय क्योंकि हम छोटे थे, घर के काम भी करने होते थे माँ के साथ, सर्वेंट्स उस समय होते नहीं थे, तो माँ के साथ घर में काम भी करते थे। माँ स्कूल जाती थी पढ़ाने के, उसके पहले सारे काम करने, हमें भी जाना है स्कूल। और स्कूल में माँ क्या करती थी, वो गेम्स में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल में सब में नाम लिखवा देती थी, ये भी करोगी। तो हम कहते कि ये कैसे होगा अम्मा, घर के काम भी है, चूल्हे पे रोटियां पकानी है और इतने बजे सबको खाना भी खाना, क्योंकि तब सबके टाइम के बाउंडेशन थे, एक अनुशासन में समय चलता था अनुशासन। कि पिताजी को इतने बजे खाना खाना ही है, भाइयों को इतने बजे खाना खाना है, फिर सबको इतने बजे तक पढ़ाई करनी, इतने बजे सो जाना है, इतने बजे सुबह उठना है। उसमें आप हाँ ना नहीं कर सकते थे, है ना। कोई तो उस अनुशासन में रहने के बाद, सब करने के बाद इतना समय नहीं मिलता था कि लिखा जाए। परंतु जब हम कॉलेज में आए तो कॉलेज में आके भी गेम्स स्पोर्ट्स किए, घर के काम भी किए, पर उस समय हमने बहुत पैरोडी बनाई। अच्छा, इतनी पैरोडी बनाई पैरोडी से फिल्मी शुरू गानों हुई। में। पैरोडी से स्टार्ट किया हमने अपना लिखना, क्योंकि उस समय इतना कंपटीशन था पूरे राजस्थान में, हम गेम्स स्पोर्ट्स एनसीसी को लेके घूमे। और ये था कि अच्छा। जहां भी जाना जीत के आना है, तो जब तक आपके पास हूट करने का साधन नहीं होगा, और हम हूट करते थे पैरोडी से, हम्म। पैरोडी बना बना के हूट करना। तो पैरोडी बना बना के हमने वो शुरू किया। और कम उम्र में, 20 साल की उम्र थी, तभी शादी हो गई। तो अच्छा। शादी होकर जब आ गए तो यहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट ही अलग था। हम सोचते थे हम गेम्स में जाएंगे, वॉलीबॉल में राजस्थान रिप्रेजेंट किया था, तो हम वॉलीबॉल में आगे जाएंगे। हमें लगता था कि हम संगीत में, सितार में नंबर 1 थे राजस्थान में, तो हम दिल्ली जा रहे हैं तो सितार में हम आगे बढ़ेंगे, हम संगीत में आगे बढ़ेंगे। पर सब जगह इतने बैरिकेड्स लग गए वैसे सुना कि जाता है कि राजस्थान में लड़कियों को लेकर कल्चर कुछ अलग है, कुछ नहीं नहीं, ऐसा हम सुनने ऐसा को नहीं, मिला है। ऐसा नहीं सोनिया, ऐसा। वहां का कल्चर कल्चर अलग जरूर है। पर हमारा परिवार यूपी का रहा, फैजाबाद का रहा। अच्छा। तो वहां से फैजाबाद। जाके हाँ, उदयपुर में बसे। मेरी पैदाइश भी उदयपुर की है ना। जी। तो पार्टीशन के पहले मेरा जो परिवार था वो उदयपुर पहुंच गया था, वहीं पे हम सबका जन्म हुआ, भाई बहनों का। और वहां से, क्योंकि हमारा परिवार पढ़ा लिखा था, पढ़ा मेरी लिखा नानी था तब आपका। मेरी नानी हाँ, तब बताइए। 1919 में 8वीं पास थी। अब आप सोचिए, 1919 में 8वीं पास होना बहुत बड़ी बात रखता है। और तब बड़ी उन्होंने बात। बाल विधवाओं को निकाल के जब पढ़ाया और टीचर बनाया, तो आप अरे सोचिए वाह, कि क्या हमारा बात। परिवार कितना प्रगतिशील परिवार रहा होगा, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए, सशक्तिकरण के लिए तब से काम कर रहा था, बड़ी है ना। बात है, बहुत बड़ी तो बात है। हाँ, तो नानी का ही कहना था कि लड़कियों को ये भी आना चाहिए, लड़कियों को ये भी आना चाहिए, लड़कियों को ये भी आना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मतलब लड़कियां के नीचे ना दबे, उनको जो काम आएगा तो कहीं भी भूखी नहीं मरेंगी और कोई उनको दबा नहीं पाएगा, है ना। तो ऐसे पालन पोषण, ऐसे एनवायरनमेंट में जब हुआ, और जब यहाँ आए तो यहाँ बिल्कुल अपोजिट वातावरण था, अबाउट टर्न या यू टर्न कह लो। तो उसके अंदर फिर वो कहते हैं, वो जब नदी को रास्ता बनाना होता तो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेती, पानी निकल के समुद्र तक पहुंच ही जाता है उसका। तो हमने भी रास्ते खोजे, रास्ते खोजने में समय तो लगा, है ना। तो समय लगने के बाद जब हम निकले, तो जो हमारा 8 साल का जो समय था, उस 8 साल के समय को मैंने खींचने का प्रयास किया कि मैं कैसे मुट्ठी में बांध लूं, कि जो कुछ मैंने खोया जी। है उसको फिर से पालूं। और वहां जो मैंने महसूस किया, वो फिर गीत में और गजलों में निकलना शुरू हुआ। उस समय मैंने मुक्तक बहुत। कहे थे, हाँ, मुक्तक कहे, और काफी मुक्तक कहे थे उस समय। और अपने जो, फिर बाद में जब पीएचडी कर रही थी, तो पीएचडी में पीछे रजिस्टर में लिख देती थी। तो आचार्य क्षेमचंद सुमन जी थे, पद्मश्री साहित्य अकादमी के अध्यक्ष। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रमा, ये तुम्हारे मुक्तक है? मैंने कहा हाँ, मेरे ही हैं बाबूजी। अच्छा सुनाओ। तो मैंने सुना, तो कहते तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तो तुम इनको गा के सुनाओ। गा के सुना दिए। फिर वो कहने लगे कि तुम मंच पे जाओगी। मैं आज तक मंच पे गई नहीं, और मेरे परिवार वाले पसंद नहीं करेंगे, तो क्या एक बार कोशिश तो करो। फिर वो मेरे परिवार में भी गए, उन लोगों को समझाया भी, और वहां से फिर मैं साहित्य के क्षेत्र में आई। तो मैं 79 में साहित्य क्षेत्र में आई, जबकि मैं 66 की में एमए हूँ। 1966 में एमए कर लिया था मैंने। क्या बात और है। साहित्य, और हाँ, इतना टाइम, इतना गैप, मतलब इतना समय लग गया आपको हाँ, मंचों तक आने में। हाँ, आपने इतना संघर्ष किया। 79 में, हाँ, 79 में जब फिर तो मंच पे टैलेंट आया। था आपके अंदर। हाँ,
मतलब मुझे वो था एक कि मुझे कुछ करना है, अपने मन की बात कहाँ किसी से कहने से कोई फायदा। और हमारी माँ ही कहती थी, बात करना तो कभी कागज से ही करना बेटा, कागज कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ तो नहीं ये बोलता और चुगली भी नहीं करता थी। चुगली में नहीं, तो वो कहीं ना कहीं जहन में बात रही, और इसके रहने से जो है मतलब फिर वो लेखन आपको शुरू हो गया आपको हो क्या गया। लगता है कि जो आपका ये कॉन्फिडेंस है, जो आपका ये आत्मसम्मान है, जो आपका ऑरा हाँ है, ये आपके परिवार की, जो पढ़ी लिखा परिवार था आपका, या जो हाँ आपकी नानी आपकी माँ से आपके अंदर आया होगा हाँ डेफिनेटली, तभी हाँ आप इतने संघर्षों से जूझ कर भी अपने इस रास्ते को पा सके। हमारी नानी कहती थी ना, संघर्ष करना ही जीवन है बेटा, इसके बिना कुछ नहीं मिलता। तो तुम आगे ये बढ़ो, बहुत पीछे हम अच्छी बात खड़े है। हैं, तुम आगे बढ़ो। मतलब हम छोटे से थे, छठी सातवीं क्लास में, मैंने 13.5 साल की तो हाई स्कूल कर लिया था। तो अब आप सोचो कि हुँ, 7-8 साल की होंगी जब हम जाते थे, तो मेरे फ्रॉक के नीचे खुकरी बांध देती थी इतनी बड़ी, अच्छा। है ना। वो कहती थी जा बेटा जा, अगर कोई करे तो मार देना उसको, घुसा देना, पीछे पीछे हाँ, मारे। तो क्या बात ऐसे है! बहुत ऐसे बड़ी बात उसमें, है। हाँ। फिर फादर जब शिकार पे जाते थे, तो हम लोग उनके साथ जाते थे, शिकार पे भी जाते थे। हमने बहुत घोड़े भी दौड़ाए, हमने दुनाली भी चलाई। देखो, तो उस समय का जो आपको हाँ कॉन्फिडेंस आपके परिवार से हाँ मिला और फिर उसके हाँ बाद ससुराल में बिल्कुल अलग तरह का माहौल आपके लिए था, तो हाँ। एक एडजस्टमेंट करना या अपने आप को प्रूव करने में आपको कितने साल लगे? मेरे को लगे ना 8 साल तो लग गए पूरे, क्योंकि 8 साल 66 में, लगे गए। 65 में शादी हुई, 74 में मैंने सर्विस ज्वाइन की। हुँ, तो 8 साल उसमें लगे। फिर जब 74 में सर्विस ज्वाइन की, तो पहले था कि पीएचडी करनी है मुझे, डॉक्टरेट जी। करनी है। एमए तो मैं करके आई थी, तो उसका हुँ, रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो फिर पीएचडी के लिए उसमें इन्वॉल्व हो गई, तो पीएचडी में समय लगा। फिर ये घर घर का बनाने काम भी लगी करना। गाजियाबाद का, घर का काम भी था, कॉलेज भी था, और बच्चे भी थे, उनकी भी बच्चे भी पढ़ाई थे वो देखनी देखो। थी अपनी। हाँ, बेशक। तो ये सारे काम एक साथ करते रहे हम, क्योंकि उस समय बचपन से वो सुबह 4 बजे जो माँ उठा देती थी और रात को 10 बजे सोने को मिलता था। दिन भर चक्करगन्नी की तरह काम करते थे, चक्करगन्नी की तरह। कभी हुँ, बैठे ही हुँ, नहीं कि हमने बैठ के जाना हो, है ना। तो हुँ, कभी ये नहीं लगा कि हम थक गए हैं, या हम किसी से कहें बीमार हो गए। बीमारी क्या होती है तो मैंने जाना ही नहीं कभी कि बीमारी क्या होती है। कभी मैंने चक्कर आना, बुखार आना, ये जाना ही नहीं। लोगों को इतनी जल्दी जल्दी सब हो जाता है, क्योंकि शुरू से इतना उसमें रहे, गेम्स स्पोर्ट खेलते रहे, एक्सरसाइज। हमारे पिताजी अखाड़ा चलाते थे, उनके पास अखाड़े पे चले जाना, कुश्ती के गुर सीख लेना उनसे। फिर भाइयों से कुश्ती कराते थे घर में, भाइयों को हरा देते थे। तो, हुँ। तो ये मुझे सब। लगता है कि अगर लगन हो, हमारे अंदर कुछ करने का जुनून हो, तो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने लिए रास्ता बना हाँ, ही लेते हैं, कुछ न कुछ बिल्कुल रास्ता अपने बिल्कुल लिए ढूँढ ही निकालते हैं। लेते हैं। उस समय नारी तो समय कर ही या लेती है। परिस्थिति। हाँ, नारी तो है। आपने देखा होगा ना कि एक पुरुष 4 बच्चे नहीं पालता, पर एक माँ विधवा होकर भी जी, 4 बच्चे पाल लेती है। तो नारी की जो शक्ति है वो अलग प्रकार की है। उस जी, शक्ति को बिल्कुल, बिल्कुल। पहचानना बहुत जरूरी, और नारी को अपनी शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है बहुत ना। यही यही बात आपसे हाँ मिलकर आती हाँ है कि जैसे अक्सर ये हाँ सवाल उठाया जाता है कि नारी नारी की दुश्मन है। मुझे भी कई जगह पर है, ये सच नहीं लगता, ठीक है, बहुत जगह पर होगा भी। तो कहीं ये हाँ पुरुषों के द्वारा एक और बनाया हुआ डायलॉग है, एक और हाँ एक हमारे लिए बनाई गई एक बेड़ी है कि अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटाकर इस इल्ज़ाम को लगा दिया जाए कि नारी की दुश्मन है। अब अगर आप देखें, तो आपकी नानी, आपकी माँ, मैं भी अपने अगर सफ़र को देखूँ, तो बहुत हाँ सी नारियाँ मेरी समर्थक रही हैं, और आपने इस जगत में आने के बाद शायद बहुत सी लड़कियों को, बहुत सी नारियों को सम्मान दिया है। मुझ जैसी कितनी बच्चियों को आप प्यार से गले लगाती हैं, और ऐसा ही बिल्कुल मैं भी करती हूँ। तो ऐसा जरूरी है। कहाँ। हाँ, जी, पर अब उसमें सोनिया एक चीज और देखना होता है कि उनमें जेन्युइन कौन है। अब जैन जो ये बात, स्थितियां आ गई हैं उसमें जेन्युइन हमें देखना कि मौलिक कौन है, क्योंकि बिल्कुल, आजकल बिल्कुल। उंगली पकड़ के चलने वाले बहुत हैं, है ना। बिल्कुल भी, इस बात तो पे भी आते उसमें हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ सही कह रही हैं आप। बहुत से लोग हमारे हाँ साथ जुड़ चुके हैं, एक बार मैं आप सभी का स्वागत कर लेती हूँ, हाँ क्योंकि मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। सारा होता इस है। कीमती समय में आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज के समय में देखिए, किसी को सुनने के लिए आना, अरे आप तो जानते सही हैं कि बात है। ऑफलाइन भी अपनी-अपनी कविता पढ़ने के बाद मंच और कुर्सी खाली कर देने का रिवाज सा हो गया है। तो ऐसे में हमें ऑनलाइन हाँ सुनने के लिए अगर कोई अपनी कुर्सी पकड़ के बैठा है, जबकि उसे हाँ पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो उनके लिए हाँ एक
धन्यवाद हम ज्ञापन हमारा बनता है। विजय सही लक्ष्मी बात सिंह है, जी, विजय सही बात लक्ष्मी है। सिंह जी आपके सादर आपका नमस्कार करते हैं। आपका बहुत-बहुत हम्म, स्वागत करते हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी, इतना खूबसूरत सा मौका मुझे देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। पथगामिनी बहुत सुंदर नाम है, इस मंच का शुक्रिया। डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी बहुत सुंदर चर्चा कह रहे हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मूलचंद अरोड़ा जी, आपको भी सादर प्रणाम करती हूँ और आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो नींद मेरे ऊपर चले गए हैं, तो उनको मैं बाद में स्क्रॉल करते हुए लेती रहूंगी। आप बने रहिएगा, बहुत कुछ हमें दी के बारे में जानने को मिलेगा। चलिए दी, मेरा भी आपसे सबको मुक्तक सिंह नमस्कार कह दीजिए। हाँ, मेरा भी इनकी सबको तरफ से नमस्कार आपको कहिए। जो संजय नमस्कार, वो बहुत विनम्र है हम्म, और सभी जानते हैं। आप एक ब्रांड नेम जैसे होता है ना दी, उसके लिए बताना नहीं पड़ता कि ये इस ब्रांड का है, उसको देखते ही समझ में आ जाता है। तो वही आपके साथ हम्म, है, आपकी शक्ल हम्म। देख के और आपकी बड़ी बिंदी देख के। अब हाँ, इससे बाद में मेरे जहन में एक बात आई। पिछले हाँ, दिनों बड़ी बिंदी और खुले बाल, तो इसको लेके भी औरतों को बड़ी चर्चा में लाया गया। मतलब ये क्या था? ये देखिए, कुछ तो लोगों को कहना है, अब कुछ करने के लिए तो यही तो कहेंगे। जिसके पास कुछ नहीं है वो कुछ कहेगा, और जिसके पास कुछ कुछ कहे। है उसे फुर्सत ही नहीं है। उसे हम्म, फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत हमारे ही इतने नहीं है। ल... हमारे इतने लंबे बाल थे, पर हमने कभी खोल के रखे ही नहीं। क्योंकि गेम्स हम्म, में, स्पोर्ट्स में, एनसीसी में चोटियां बनाई, फिगर ऑफ 8 बांधा और चले गए फील्ड हाँ, में, चले गए एनसीसी बिल्कुल, में। बिल्कुल। हमने कभी खोले ही नहीं। ससुराल में आए तो कभी खोलने का अवसर ही नहीं मिला। फिर जी, ऐसी नौकरी में गए कि पिलखवा रूरल एरिया का कॉलेज है। 25 साल में अकेली हुँ, लेडी लेक्चरर थी। तो वहां मैं जितनी सिंपल जा सकती थी उतनी सिंपल जाती थी। जैसे अभी भी तुम्हें मिलती हूँ, तो मेरी एक बिंदिया और एक लिपस्टिक होती है, और कुछ नहीं जी, हाँ जी, होता। हाँ। तो तो मैं, वही कह रही हूँ कि हाँ, जो अंदर हाँ, की खूबसूरती है, हाँ, वो आपके हाँ, आपको बहुत ज़्यादा और आपका हाँ, बना कर रखती है। बिल्कुल सही बात है। ये इसलिए बिंदी औरत आपकी औरत की दुश्मन पहचान नहीं है। होती। औरत औरत की दुश्मन नहीं होती। हाँ, जिनके मन में ईर्ष्या का भाव है, जो खुद आगे नहीं बढ़ पाती हैं, वो इस प्रकार की हुँ, बात कर सकती है। और ये सिर्फ औरत में नहीं है, ये पुरुष में भी है। पुरुष में वो भी। जब जब पुरुष हारने लगता है औरत से, तो उसकी कहीं ना कहीं किसी रूप में चर्चा जरूर करेगा। और एक बिल्कुल, सुर्खी छोड़ बिल्कुल। देता है, एक चिंगारी छोड़ देता है, वो चिंगारी अलाव बन जाती बस, है। कब बस। बन जाती है, कैसे? वही बात है, है बिल्कुल ना? ठीक आपने मेरे मन हाँ, की बात कही, मेरी स्वाद की बात हाँ, आपने छीनी। वही बात है, जब से और कुछ नहीं मिलता, तो सिर्फ़ एक चिंगारी औरत के लिए काफ़ी है। हाँ, जिसके लिए उसके पास कोई प्रूफ़ नहीं होता कि वो अपने आप को साबित कर हाँ, सके। हाँ। और कई महीने, कई साल लग जाते हैं उसको साबित करने में, और कई तो हार कर एक कोने में दुबक कर नहीं, बैठ जाती ए, हैं, गुस्से एक के चीज डर है से। सोनिया, हम साबित क्यों करें? किसके लिए करें? हाँ, बस बात वही। बस लेकिन हमें कुछ लोग सिर्फ डर भी बहुत जाते हाँ, हैं कि डरना हमें भी नहीं सिर्फ कर्म चाहिए। करना। डरना तो है ही नहीं। डरना के आगे तो मौत है। डर के आगे मौत है। जी, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, जी, संघर्ष करना, पर मौन रह के काम मौन करते रह के। रहो। यस, काम करते रहो, छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींचते रहो। अपनी लकीर लंबी करते चले जाओ। कोई कब तक लड़ेगा आपसे? ताली एक हाथ से नहीं बढ़ती, ताली दोनों हाथ से बढ़ती बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आप चुप बहुत, हो बहुत जाइए और अच्छी अपना बात काम करते रहिए। मैंने ये किया है। वर्षों संघर्ष किया। किया इस मंच के लिए, है ना? मंच वाले आज तक मेरी जड़ें खोदते रहे, हटा तो नहीं पाए, हुँ। है ना? तो ये आप में इतना मादा होना चाहिए, डटे रहने का, कि आप डटे हैं मादा अंगद के होना पैर की चाहिए। तरह। अगर आप सच्चे हैं और अगर हाँ, आप सच में हाँ, साहित्यकार हैं और आपके पास ओरिजिनल हाँ, है अपना ओरिजिनल कुछ है। बहुत कुछ, हाँ, तो हाँ, आपके पास डटे रहने का साहस भी होगा। होगा, ज़मीन तो है बिल्कुल। ना, तभी डटे रहोगे। बिल्कुल सही बात है। यही चीज है, और ये मैंने यही चीज़ भोगा है। है चलिए, जिंदगी में, इसीलिए कह रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और यदि आपको हज़ारों सम्मान मिले हैं जिनकी गिनती करना मेरे लिए तो संभव नहीं है। तो मैं तो गिनती ही रह गई कि चलो गिन के बता दूँगी। इतने सारे सम्मान नहीं, आपको ये तो मिले बहुत हैं। कम लिखे हुए। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये पुराना होगा और उसमें से कुछ हाँ, रह हाँ, गए होंगे और कुछ नहीं, चले गए होंगे। तो हाँ, चलिए, बहुत आपसे बहुत कुछ सारे मुक्तक छोड़ दिए। सुनते हैं जी। उसके हाँ, बाद हम अगली बात करते हैं आपसे। एक आधा मुक्तक आप हमारे दर्शकों को सुनाएँ, जो भी आपका मन हो वैसे, आपके सामने। बिल्कुल सुनाती हूँ, मैं आपको मुक्तक सुनाती हूँ। पहले अभी 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 जो मैंने कहा, अभी अभी कहा है, बिल्कुल नया ताजा तरीन अरे वाह! मुक्तक आपके सामने रखती हूँ। बिल्कुल। स्वागत, स्वागत। बात दिल की नहीं बताएंगे, हुँ, बात दिल की नहीं
बताएंगे, दर्द अपना नहीं सुनाएंगे, सुन के हंसती रहेगी ये दुनिया, वाह, सुन के हंसती रहेगी ये दुनिया, दास्तां अपनी गुनगुनाएंगे, दास्तां अपनी दास्तां गुनगुनाएं। अपनी गुनगुनाएंगे। और जी, वाह, एक और पढ़ती हूँ। इस जहां में प्यार की यह रीत है, इस जहां में प्यार की यह रीत है, दर्द आहें और तड़प संगीत है, वाह, जाने कब से धड़कने ये कह रही, जाने कब से धड़कने ये कह रही, जो नहीं मिलता वही तो मीत है, जो वाह, नहीं मिलता वाह, वही तो मीत है। क्योंकि क्या बात, प्यार मिल गया तो खत्म हो गया। खत्म हो आपने गया। देखा होगा, आपने देखा कई लव मैरिज हुई हैं, 2 साल 4 साल चलती हैं फिर खत्म हो जाती हैं। और प्यार मिल गया तो वो रिश्ता हो गया, वो रिश्ता हो रिश्ता गया और हो गया। जिम्मेदारियां हो हाँ गई और प्यार हाँ, वो खत्म हो गया। है ना। जी, तो प्यार ऐसा है जिसमें तड़प है, आहे है, कसक है, सब कुछ है। वो दूर से अच्छा, प्यार में दूरी होनी बहुत जरूरी है, तब वो प्यार है, उसमें त्याग है, समर्पण है ना, अपने जी, सब कुछ लुटा देने की भावना थी। प्यार वो होता है, प्यार मिलन नहीं होता, प्यार मिलना जी, क्षणिक होता है। वो उसमें क्षण में विरह की भावना जो रहती है वो ज्यादा रहती है, कि अभी मिले अभी जी, बिछड़ जाएंगे फिर जाने कब मिलेंगे। तो प्यार मिलता नहीं किसी को। हीर रांझा कब मिले, सोनी मेहवाल कब मिले, आनंद है। कृष्ण जी, राधा कब बिल्कुल, मिले, नहीं मिले ना। नहीं मीरा भी मिले। अंत में जाके उनमें समाई जी, है ना। तो ये जो प्यार है बड़ी अलग चीज है, बहुत अलग प्रकार की ऐसी महसूस करने की चीज है। आप बस इसको प्यार सिर्फ प्यार महसूस है, या कीजिए। तो है या नहीं है, बस हाँ इतनी सी बात है। हाँ, बस और बस। विजय लक्ष्मी, आदरणीय विजय लक्ष्मी सिंह जी हमारे साथ अक्सर जुड़े रहते हैं, और इस हाँ पथगामिनी की वो बहुत अच्छी हाँ, अध्यक्ष है, शायद वो जो भी है अच्छा, इसी पद पर है। बहुत आपको बढ़िया। सादर नमस्कार करते हैं विजय लक्ष्मी सिंह जी। मंजुला हाँ श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी है, विजय दीदी, देवेंद्र तोमर जी लगातार जुड़े हैं, मूलचंद अरोड़ा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आप सभी को स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम आगे हाँ जी। बढ़ते हैं। 2009 से 2019 तक अब प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आप किसी मतलब कोई नामित सदस्य रही थी कहीं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, केंद्रीय हिंदी समिति जिसकी मैं नामित सदस्य रही, ये भारत सरकार की राजभाषा की सर्वोच्च समिति है। अरे संसद वाह। संसदीय समिति होती, संसदीय समिति के ऊपर भी ये समिति है, जिसके अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होते हैं। फिर अपने 5-6 अरे जितने राज्य हैं, 5-6 राज्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके मेंबर होते हैं। और फिर जितने अब वाह। उनके जो सचिव वगैरह हैं जो राजभाषा देखते हैं हर मंत्रालय में, वो इसके मेंबर होते हैं। और कुल मिला के 40 सदस्य होते हैं, और उसमें 20 साहित्यकार होते हैं। 20 तो आपके सारे राज्यों के हो गए प्रधानमंत्री सहित, और राजभाषा मंत्रालय के लोग। उसके बाद 20 लोग जो है साहित्यकार पूरे भारत से जुड़ते हैं। तो मैं जब रिटायर हुई 2007 में, तब मैंने एक वैसी राजभाषा में कि क्या करेंगे, बैठे बैठे एक पत्र लिख देते हैं राजभाषा मंत्रालय में। तो पत्र लिख के बायोडाटा डाल दिया कि भाई मैं इस प्रकार से इतने वर्षों से सेवा कर रही थी हिंदी की, और मैं चाहती हूँ आगे भी हिंदी की सेवा करूँ। अगर आप मुझे कहीं कुछ रख सकते हैं, कुछ कार्य दे सकते हो इससे संबंधित, तो बताइएगा। तो दे दिया, दे के हम भूल भी गए। पूरे 1 साल के बाद उत्तर आता है मेरे पास कि आपको इस कमेटी में नामित किया जाता है। और उस पूरी कमेटी में 20 साहित्यकारों में मैं अकेली महिला थी। क्या बात है, ये बड़ी पूरे बात है। पूरे भारत से सब पुरुष थे, मैं अकेली महिला थी उसके अंदर। तो मैं ये पूछने गई सोनिया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैं मंत्रालय गई, हम्म। और जॉइंट सेक्रेटरी थे पांडे जी। तो जब उन्होंने मैंने अपना कार्ड अंदर भेजा, तो उन्होंने एकदम बुलाया, इतने सम्मान देना करना। तो मैंने कहा पांडे जी मैं आराम से बैठूंगी। तो कह रही अब सबको भेज दिया, सारी मीटिंग खत्म, अब बैठिए। हाँ जी, कहीं आप कैसे आई रमा जी, बताइए कैसे। तो मैंने कहा ये बताओ मेरा नाम कैसे आपने रख लिया इसके अंदर कमेटी में।
तो कहते हैं जितनी महिलाओं का बायोडेटा आया था उसमें सबसे अच्छा बायोडेटा आपका था। और अरे जिसका वाह। कोई नहीं, हाँ, और जिसका कोई नहीं होता ना रमा जी, उसका ऊपर वाला होता है। इसलिए ऊपर वाले ने साथ दिया, हमने रिकमेंड किया और आपका नाम यहाँ आ गया। तो मैंने ये सोचा मन में कि वास्तव में काम बोलता है, और जब काम हम करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। आप जब अपनी बिल्कुल सहायता करते हैं तो ऊपर वाला भी सहायक बनता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय हिंदी समिति की मैं मेंबर बन गई, और उस मेंबर के बनने के बाद जितने भी मंत्रालय थे हमारे अधीन थे, सब जगह हम जा सकते थे, बातचीत कर सकते थे उस मंत्रालय में हिंदी का क्या काम हो रहा है। उस मंत्रालय से जुड़े हुए और जो पूरे राज्यों के मंत्रालय थे, वहां से सारी पत्रिकाएं आती थी, उन पत्रिकाओं को देखना होता था कि भाई ये कैसी है, क्या है, आप हमें सलाह दीजिए कि पत्रिकाएं कैसे ठीक की जाएं और इनमें क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग की मीटिंग होती थी, तो जो बहुत अच्छी किताब होती थी और अच्छी पत्रिका होती थी उनके लिए अलग अलग हमारी मीटिंग चलती थी। उनमें हम छांटते थे कि ये पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, ये मंत्रालयों में भेज दीजिए, है ना। अच्छा। क्या उसमें हमने ये भी देखा कि कई लोग जो जैसे 1920 की मांगी गई और 17 पे चिप्पी लगा के भेज दी, 20 करके। अच्छा। तो होते हैं साहित्यकार, वो चाहते होते हैं कि हैं हम हर आगे तरह बढ़े। के लोग हाँ, हैं दुनिया हाँ। में। हाँ। तो वो सब हम एक तरफ रख के जो बुक्स होती थी उनको फिर मंत्रालय के लिए हम फॉरवर्ड कर देते थे कि भाई ये मंत्रालयों में जानी चाहिए, ये आवश्यकता है। और पत्रिका में हम सिलेक्शन करते थे कि पूरे भारत से कौन से मंत्रालय की कौन सी पत्रिका सबसे अच्छी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 2 कंसोलेशन प्राइज। तो उसमें हम भी थे, एक वर्मा जी थे, आपके ये जो उत्तराखंड के थे कहानीकार विमल जी, हम्म। है ना, वो भी थे। अच्छा। मतलब हम कई लोग थे उसके अंदर तो हम लोग वहाँ मिलते थे, और इस प्रकार से खूब चर्चाएं भी बहुत होती थी साहित्य पे, और इसके साथ साथ ये कार्य भी होता था हम लोगों का। तो उसकी हमारे साथ सदस्य में इस आदरणीय प्रकार प्रमोद से। कुमार खुश जी जुड़े हैं, बहुत सुंदर चर्चा कह रहे हैं। प्रमोद कुमार खुश जी एक हाँ, प्रमोद बड़ा का नाम है, खुश, ये बहुत बढ़िया नाम आजकल है। शायद। हाँ जी, बहुत बड़ा। हाँ, मैं आपको सादर हाँ, प्रणाम करती हूँ और आपका बहुत बहुत हाँ, हाँ स्वागत जी, करते हैं हम इस हाँ, मंच पर। तो ये आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई, और इसीलिए मैंने इस बात की चर्चा की क्योंकि मुझे कुछ अलग सा लगा। बाकी ठीक है, सम्मान तो आपको नहीं, मिलेगी हाँ, है। नहीं, ऐसा है कि आप घर में बैठते तो आप सोचते भी नहीं है। आप सोचिए तो सही कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, एक बार प्रयास तो कहाँ कीजिए। तक पहुँच सकते हैं, भाई जब उसके मैं लिए कॉलेज प्रयास में, तो कीजिए। हाँ, जब मैं कॉलेज में थी, मेरा कॉलेज छोटा सा था, तो पीएचडी के लिए यूजीसी से फंड मिलता है। तो जब मैं वो फंड के वो भरने लगी तो सारा स्टाफ हंसने हंसने लगा, ये क्या कर रही हो रमा जी, अपने कॉलेज को कौन पूछेगा, इतना छोटा कॉलेज, इसमें कौन आपको फंड दे देगा। मैं कि प्रयास करने में क्या जा रहा है, नहीं प्रयास मिलेगा करने नहीं में। मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। और अरे आप नहीं सोचो मिलेगा तीन तो महीने, पहले ही सोच हाँ, लिया, तो फिर हम कोशिश भी ना करें। तो आप सोचो 3 महीने बाद मेरे पास वहां से आ गया, स्कॉलरशिप मिल गई मुझे। तो स्टाफ वाले बड़ी बड़े बात। परेशान, आपने कोई सोच लगाई, मैं कि मैं तो कभी यूजीसी गई भी नहीं, सोच क्या लगाऊंगी। तो आप अपने पीएचडी जो तो पहले ही मेंटल, सवाल होता है, काम हो जाने पे हाँ, आप अपनी हाँ, मेहनत से काम करें, प्रयास करें, और काम मैं हो जाने पे जो टोकने वाले हैं उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि आपके पास कोई सोर्स था, आपकी कोई सिफारिश अब थी। मैं अगली अगली बात पे आती हूँ। जब मैं प्रिंसिपलशिप का इंटरव्यू देने गई, 1984 की बात है, तो मेरे जी। हस्बैंड चाहते थे कि मैं इंटरव्यू दूं, इसलिए मैं गई। और मैंने इनसे कहा था अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या करोगे, तो कहते तब की तब हम्म। देखेंगे। मैं कि सिलेक्शन इसी हम्म। शहर में तो होगा नहीं, फिर कहीं ना कहीं बाहर ही होगा। जब मैं कॉलेज से जाने लगी तो कॉलेज से प्रिंसिपल से फॉरवर्ड कराते हैं, तो मुझसे स्टाफ हम्म। बोले रमा जी जेब में पैसे हैं क्या। मैंने कहा हाँ। पैसे तो नहीं है। हाँ, फिर तो कैसे होगा। कोई सिफारिश लगाइए क्या। मैंने कहा नहीं। तो फिर क्यों जा रही हो, बिना बात के हम्म। कॉलेज से छुट्टी भी ले रही हो। मैं कि मैं इलाहाबाद घूमना चाहती हूँ, इसे जा रही सही बात है। हूँ। हाँ। इलाहाबाद देख के तो हूँ कैसा है, इसे जा रही हूँ। हम्म। मैं वहां चली गई, और मेरे से पहले जितने आ रहे थे इंटरव्यूज, वो बाहर आके इतने परेशान थे, कितना पीएचडी पे पूछ रहे, कितना पीएचडी पे पूछ रहे, बस घेर के। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने अपनी उठाई थीसिस और उसको मैंने हम्म। पढ़ लिया, एक बार ऐसे निगाह से घुमा दिया, और सुबह 10 बजे बुलाया था, दिन में 2:30 बजे मेरा नंबर आया। वहीं अच्छा। बैठे 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 बैठे, खैर हम गए अंदर, 4-5 जने बैठे थे और सभी वरिष्ठ होते हैं, सब बैठे, कोई बात नहीं। हम्म। अब उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए। मैंने कहा कोई बात नहीं है। अब वो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, जो गेम्स स्पोर्ट्स का अलग से कॉन्फिडेंस होता है। जी तो जी। एक, वो हाँ, अभी तक तो पूछता है। एक, हाँ, तो एक व्यक्ति ने, एक तो थे एक्सपर्ट, उन्होंने प्रश्न उछाला कि हम्म। आपने दिनकर पे काम किया है पीएचडी का, तो दिनकर की हम्म। विशेषता बताइए साहित्य की।
तो मैं चुप हो गई। तो कहे कि पीएचडी तो आपने ही की है ना? मैंने कहा हाँ मैंने ही की है। बीडेन स्नातक जी ने वाइवा किया है, उन्होंने कहा कि पीएचडी बहुत अच्छी है, थीसिस बहुत अच्छी की गई है। तो क्या फिर आप चुप क्यों हैं? मैं कि आपका प्रश्न अधूरा है। अब वो सारे सन्न। अच्छा। मैं कि मैं इस पक्ष में बताऊं या इस पक्ष में बताऊं? हाँ हाँ। अब वो चुप। अब कहने लगा आप जो भी बताओ। मैं कि मैं दोनों पक्ष बता देती हूँ आपको। 25 मिनट में ही दिनकर पे बोलती रही और वो सुनते रहे क्या बात। इंटरव्यू में। और मैं जी जी। बाहर आई हाँ, और मैं जब कॉलेज आ गई, तीसरे दिन टेलीग्राम आ गया, यू आर सिलेक्टेड एज ए प्रिंसिपल गर्ल्स डिग्री कॉलेज हाथरस। अब मेरा क्या स्टाफ बात। को जो आना था कॉलेज में ही आना था। अब स्टाफ जी जी जी। स्टाफ ही लेके आया टेलीग्राम। हम्म। रमा जी आप क्या करके आई? मैं कि साक्षात्कार दे के आई हूँ। फिर आपने कुछ किया? मैं कि कुछ नहीं किया। फिर आपका सिलेक्शन हो गया? आप मैं क्या? अच्छी और फिल्म जबकि बोल के आए हो। जबकि जबकि मेरे यहाँ से 4 गए थे, 4 में से एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना? तो ये आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस आत्मविश्वास के साथ सामने बैठते हैं, तो अगले को भी लगता है कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इसको सब कुछ पता है, इसलिए इतने जी। कॉन्फिडेंस के साथ बैठा वो जो है ना? कॉन्फिडेंस नजर आता है, वो हाँ कॉन्फिडेंस सभी लोग एक हाँ जैसे नहीं है। अगर मान लो हाँ 10 में से 2 लोग अगर किसी हाँ सोर्सेज से आए हैं, तो 8 फिर भी हाँ। वही आएंगे जिनके अंदर सच में टैलेंट है और जो कुछ कर सकते हैं। तो मंजुला इसलिए मैं श्रीवास्तव जी क्या बात कह रही है। हमारे साथ आदरणीय पिलकेन अरोड़ा जी जुड़े हैं और आपका स्वागत और बहुत बढ़िया, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। पिलकेन अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रमोद कुमार हाँ पुष्प जी लगातार बने हुए हैं। विजय लक्ष्मी सिंह जी आप भी लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ तोमर जी लगातार बने हुए हैं। आप सभी बने रहिए और इस हाँ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो दी आपने गीत विधिवत रूप से कब लिखने शुरू किए और जिन गीतकारों के हाँ। साथ आपने बड़े नामों के साथ आपने बहुत सी यात्राएं की, कोई एक संस्मरण भी आप हमसे साझा करें कि जैसे आज का हम्म, समय है और उस समय में जब आप लोग एक साथ यात्राएं किया करते थे, एक साथ मंच साझा करते थे, जैसे आदरणीय हमारे गूगल पे जैन जी हैं, आप भी लोगों के साथ भी हम्म। मंच साझी किए, तो आप कैसा आपको अंतर नजर आता है आज के समय में उससे? अरे भाई बड़ा अंतर है सोनिया जी। जी। वो समय कुछ और था, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज साहित्यकार होते थे, है ना? हम्म। क्योंकि हमने तो आप समझिए काका हाथरसी के साथ भी शेयर किया मंच। क्या हमने बात अशोक है। चक्रधर के पिताजी राधेश्याम प्रगल्भ जी के साथ भी हमने मंच साझा किया। हमने महेंद्र सिंह बेदी जो गजलकार थे उनके साथ भी मंच साझा किया। क्या अब हाँ, तो वो समय के व्यक्तित्व अलग थे, है ना? शिशुपाल सिंह निर्धन इतने बढ़िया गीतकार थे, उनके साथ हमने मंच साझा किया। हास्य में प्रदीप चौबे के जो भाई थे बड़े, प्रदीप चौबे के शैल चतुर्वेदी, उनके साथ हमने मंच साझा किया। हमने हुल्लड़ मुरादाबादी, अल्लड़ बीकानेरी, ये सब तो बहुत बाद में आए। मतलब बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ हमने मंच साझा किया। एक भोपू जी हुआ करते थे, सत्यकाम भोपू, हास्य व्यंग्य के हुआ करते थे मुजफ्फरनगर के। और हमने इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं की और उन यात्राओं का फायदा ये हुआ कि उन यात्राओं में हमारी रचनाएं ठीक होती थी। जी, हम यही मतलब क्योंकि लोग आपको हाँ सपोर्ट करते थे, आपकी टांग नहीं खींचते थे और आपको शाबाशी हाँ और स्नेह और प्यार देते थे। सिर्फ मैं ही नहीं, वो लोग भी अपनी रचना सुनाते थे अच्छा। कि भाई ये सुनो। हाँ, सब लिखते थे और हुँ, एक दूसरे से ट्रेन में जो शाम को 6 से 10 बजे का समय होता था, वो हुँ, 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 सुनाना और इस्लाह करने का होता था। हुँ, हुँ, एक दूसरे से इस्लाह करो और एक दूसरे को सुनाओ। तो हुँ, उस समय कोई ये नहीं था कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नया है, ये पुराना है, कुछ नहीं था। जो हुँ, लिखा है वो सुनाओ। तो वो हुँ। समय था ना, बड़ा गोल्डन पीरियड था। और गोल्डन उस समय की पीरियड। हाँ, और उस समय जब मैंने काका हाथी का इंटरव्यू किया था अपने थीसिस के संबंध में, तो मैंने काका जी तो कहने लगे, रमा जी हम पीछे दुबक के बैठा करते थे। जब ऐसे अच्छा। दिग्गज दिग्गज कवि मंच पे होते थे तो काका को कौन हुँ, पूछेगा? काका दिखने में भी छोटा, काका की रचनाएं क्या थी? एक समय यह हुँ। था कि मंच पे हास्य व्यंग्यकार जो कि खुद छंद में लिख रहा है वो पीछे दुबक के बैठा है, और आज जी, जी। गीतकार आज गीतकार पीछे दुबक के बैठा है और ये हास्य व्यंग वाले चुटकुले वाले आगे बैठे हैं। ये अंतर है मंच में, चुटकुले है वाले, ना? हास्य वाले भी नहीं। हास्य हाँ व्यंग और चुटकुला हास्य इन चीज़ों में हाँ, फ़र्क हो गया। बहुत हास्य अंतर व्यंग है, तो बहुत अंतर। हाँ, ही हो गया। बहुत हास्य अंतर व्यंग है ही नहीं, लोगों के पास है ही नहीं है व्यंग। ही बहुत है कम ही। लोगों के व्यंग पास है वो मंच पे नहीं। हाँ, इतना आसान नहीं है सिर्फ व्यंग को व्यंग की तरह कहना। है ना? एक एक मैंने तो ये एक बहुत छोटी सा एक थी, एक व्यंग मैंने लिखा था कि जी, खजूर के जड़ सुनाइए। से
खजूर की जड़ से खजूर की डाल बहुत ऊंची है, खजूर की जड़ से खजूर की डाल बहुत ऊंची है, इसीलिए तो उसकी जड़ छाया को तरसती है। मनुष्य ने खजूर का ऊपर उठ गगन को चूमना तो देखा है, पर अपनी जड़ से कितना कट गया, यही तो अनदेखा है, यही तो अनदेखा क्या है। बात है, क्या बात है, क्या तो जो रचनाएं हैं वो रचनाओं में ऐसा दम हो कि जिसके जाए सीधे तीर की तरह ना अंदर उतर जाए दिल में। रचनाएं वो होती हैं क्योंकि दिल से निकलती हैं, दिल तक जाती हैं। जो सिर्फ शब्दों का जोड़ तोड़ करती है, उन रचनाओं में दम नहीं होता। दम नहीं होता। आसपास के माहौल को देखते हुए जो गीत निकलते हैं हमारे जहन से एहसासों की तरह, और एक होता हाँ है दी आज के समय में जैसा हो रहा है कि भीड़ की डिमांड के हिसाब से हुटिंग हाँ पसंद करने लगे हैं लोग। जिस हुटिंग से हम नहीं, लोग बचते थे, जो हुटिंग हमें हाँ हाँ मतलब ग्रेसफुल नहीं लगती थी, उसी हुटिंग को चाहने के लिए कुछ भी पढ़ने के लिए तैयार है, सिर्फ एक नहीं तो, लिफाफे के लिए। नहीं तो सोनिया, इसमें एक चीज और है। पहले जो हुँ, आयोजक होते थे स्वयं कवि होते थे, जी। फाइनेंसर उनका पीछे कोई और होता था, परंतु कवि जो आयोजक होता था और अच्छे कवियों को बुलाता था। अब कवि आयोजक तो है, पर वो फाइनेंसर के, क्यों फाइनेंसर को तो नहीं पता। अब फाइनेंसर जो कहता है भाई मुझे तो वो चाहिए, तुम उसको बुलाओ। हुँ, 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 वो दर्शनी है, उसको बुलाओ। वो हुँ, हुँ। प्रदर्शनी है, उसको बुलाओ। वो राइट, चुटकुले राइट, राइट। सुनाता है, मंच जमा लेता है, लोगों को हंसा देता है उसको उसको। बोला उनको उनको कविता से मतलब नहीं है कि कविता क्या होती है, मतलब कविता के रूप को ही नहीं जानते। उनसे पूछा, आज जो लिखने वाले मंच पे, इनसे पूछो साहित्य की परिभाषा तो दे दो, साहित्य का शाब्दिक अर्थ बता दो, तो नहीं बता पाते हैं कि साहित्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। आप उनसे कैसे कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई अच्छी रचना आपके पास आ जाएगी जो आप गुनगुनाते रहेंगे। आज पुराने फिल्मी गीत हम आज तक गुनगुनाते हैं। इस समय का कोई गीत ऐसा है जो आप गुनगुना लेंगे? जी, महीने भर, जी, 1.5 महीने, 2 महीने भर। हम तो 40 साल पुराने गीतों को गुनगुनाते हैं बिल्कुल बनाते हैं। क्योंकि उनमें दम हाँ, था। वो टाइमली है, उनके साथ थोड़ी देर के लिए हँसा जा सकता है, हाँ इससे ज़्यादा कुछ हाँ, तो हर चीज ना तो क्षणिक होगी, यूज एंड थ्रो वाली होगी ना एक नहीं। थ्योरी। तो यूज एंड थ्रो वाला साहित्य भी यूज एंड थ्रो, मंच पे आओ, सुनाओ, लिफाफा लो, चले जाओ, ये हो गया है। क्या ये करेंगे हो आप? गया, लिफाफा सब कुछ है, लेकिन उस लिफाफे में वो अपनी पहचान, अपना साहित्य, अपनी कविता और अपने गीत सब पीछे छोड़ते जा रहे हैं। पर मुझे फिर भी ऐसा लगता है दी कि खरपतवार की तरह है ये लोग। कविता अगर कविता है, साहित्य अगर साहित्य है, गीतकार अगर गीतकार है, गजलकार अगर गजलकार है, तो वो कभी मर नहीं सकता, वो हमेशा मर नहीं रहेगा सकते। और हाँ, साहित्य उसी के नाम पर जिंदा रहेगा। अच्छा तो ये तो एक अच्छा साहित्यकार कभी नहीं मरता। वो कहीं ना कहीं जी, अपने गीत गजलों से, अपने जो जो लिखा है ना, उससे कहीं ना कहीं जिंदा रहता है जी, ना। तो साहित्यकार क्या, जो अच्छा साहित्यकार है उसका के था थे की का प्रयोग नहीं होता है। तुलसीदास हुँ, जी हैं, कहते हैं, सूरदास जी बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल, हम सब हैं की बात करते, थे की बात नहीं करते हैं। तो हम सबको हैं में रहना, थे में नहीं रहना। ये जिस दिन ये संकल्प कर लोगे, उस दिन से अच्छी रचनाएं होने लगेंगी। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे साथ प्रोफ़ेसर जैननाथ कवि जी भी जुड़े हैं, वो नमस्कार कर रही हैं, गया बिहार से हैं। हम भी आपको सादर नमस्कार करते हैं। आदरणीय चेतन आनंद जी चरण स्पर्श कर रहे हैं और हमें प्रणाम कर रहे हैं। और आशीर्वाद चेतनानंद दे जी दो। आप रमा दी आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मेरी तरफ से भी आपको सादर प्रणाम है और बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। अभी चलिए आपसे एक गीत सुनते हैं और फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक साथ-साथ आपकी हाँ, रचनाओं का भी आनंद लेना चाहेंगे। गीत आप सुनना गीत गज़ल जो आपके सामने हो, चाहेंगी? एक ही बात है। नहीं, मैं तो जो आप कहेंगे वो सुना दूंगी, उसमें कोई बात नहीं है। चलिए, एक गीत जो मंच से नहीं सुनाती, पर कभी कभी मन करता है उस गीत को जी, सुनाने का। अरे श्रृंगार का गीत है, श्रृंगार का गीत है स्वागत, स्वागत। ना। पर है ना, अ, उसके पहले चलिए मैं सीधे गीत पे ही आती हूँ, देखिएगा। हाँ जी, क्योंकि ये कभी ऐसे सुनाते नहीं मंच पे। मैंने, क्योंकि एक गरिमा होती है, कॉलेज में प्रोफेसर रही हूँ, तो जी, हम जी। क्या परोस रहे हैं लोगों के आगे, क्या उनको दे ये रहे हैं, ये ये भी है ना। ये भी मेरा एक सवाल है आपके साथ, हाँ क्योंकि मेरा भी सेम हाँ प्रोफेशन है, तो कई बार लगता है कि हमारा जो एक ऑरा अलग है, हाँ हमारी जो एक पोस्ट है, और फिर हम यहाँ मंच पर आते हैं तो हाँ, हमें बड़ी सोच समझ के पढ़ना पड़ता सोच है। समझ जी, के पढ़ना पड़ता है। तो आज वो गीत जो कभी कभी मैंने पढ़ा है किसी मंच से, मतलब मंच पे, बाहर नहीं, ये ऐसे ही ऑनलाइन,
आज वो हाँ, गीत आपके से ऑनलाइन वही खुल गया सामने, तो वही पढ़ रही हूँ, ठीक है ना? स्वागत। सुनिएगा। जाने कितनी बार मिले हो तुम मुझसे, जाने कितनी बार मिले हो तुम मुझसे, पर लगता है बार मिले, जाने कितनी बार मिले हो तुम मुझसे। छंद देखिएगा। सिर्फ तुम्हारी खुशबू मस्त हवाओं में, तुम ही छुपे हो मादक मस्त घटाओं में, सिर्फ तुम्हारी खुशबू मस्त हवाओं में, तुम ही छुपे हो मादक मस्त घटाओं में, दिशा दिशा में इंद्रधनुष की आभा तुम, दिशा दिशा में इंद्रधनुष की आभा तुम, मंत्र तुम्ही हो पावन सहज ऋचाओं में, मंत्र तुम्ही हो पावन सहज ऋचाओं में, खिली चांदनी में मिलते हो तुम ऐसे, क्या बात है। खिली चांदनी में मिलते हो तुम ऐसे, सागर की लहरों को जैसे ज्वार मिले, हाँ, जाने सागर की कितनी लहरों को बार जैसे ज्वार मिले मिले, हो क्या तुम बात। मुझसे, पर लगता है जैसे कितनी बार मिले, जाने कितनी बार मिले हो तुम मुझसे। दूसरा बंद देखिए। पीड़ा मेरी गागर बन तुम ही छलके, पीड़ा मेरी गागर बन तुम ही छलके, मेरे आंसू में केवल तुम ही झलके, कभी जागरण कभी सुनहले सपनों में, क्या बात है। कभी जागरण कभी सुनहले सपनों में, सुनती हूँ पद चाप कहीं हल्के हल्के, हाँ, सुनती हूँ पद चाप कहीं हल्के हल्के, तुम्हें देख मेरी आंखों को यूं लगता, क्या बात है। तुम्हें देख मेरी आंखों को यूं लगता, तड़पन को जो मधुर तृप्ति उपहार मिले, क्या बात है। जाने कितनी बार मिले हो तुम मुझसे, पर लगता है जैसे पहली बार मिले, जाने कितनी बार मिले हो तुम मुझसे। अंतिम बंद पढ़ती हूँ। जाने क्या क्या सोच रही हूँ मन ही मन, मन भी होता जाता है, जाने क्या क्या सोच रही हूँ मन ही मन, मन भी होता जाता है जैसे चंदन, जिसमें खुद को देख संवर में जाती हूँ, जिसमें खुद को देख संवर में जाती हूँ, नयन तुम्हारे बनते हैं मेरा दर्पण, नयन तुम्हारे बनते हैं मेरा दर्पण, छुअन तुम्हारी झनकृत ऐसे करती है, छुअन तुम्हारी झनकृत ऐसे करती है, जैसे सोई भी, जाने कितनी बार मिले हो तुम मुझसे, पर लगता है जैसे पहली बार मिले, जाने कितनी बार मिले हो तुम मुझसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और चेतनानंद जी तारीफ कर रहे हैं और साथ ही साथ मन बंजारा की भी फरमाइश कर रहे हैं। तो चलिए एक बार सुना दीजिए उनकी फरमाइश पर मन बंजारा का भी, और फिर हम बात करेंगे सीपियां एहसास की। हाँ जी, हाँ जी। मन बंजारा, बहुत दिन हो गए बंजारा। हाँ, ये बहुत पहले का गीत है मेरा, शुरू शुरू में जब मंच पे आई थी मैं, और तब देखिए सोनिया जी जी ऐसे गीत भी सुने जाते थे, जी, है ना? और उस वही समय बात, श्रोता वही भी मुद्दा। ऐसे होते थे, ऐसे श्रोता हुआ करते थे जो पूरी पूरी रात बैठ के, उकड़ू बैठ के, बरसात हो रही है, नीचे से पानी बह के जा रहा है, छतरी लेके बैठे हैं और कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, श्रोता वो हुआ मजा करते ही थे। वही है, मजा कविता का ही वही है, और कविता हाँ का लिखने का मतलब एक, हाँ, पढ़ने का भी वही मजा है। है ना? तो तब एक गीत मैंने कहा था, ये बहुत चर्चित गीत रहा मेरा, और इसको सुनिएगा। हम्म, मन बंजारा गाते गाते एक नाचूर हुआ,
मन बंजारा गाते गाते थक कर चकनाचूर हुआ, सपने अपने बेच रहा है वो कितना मजबूर। बंजारा मन बंजारा। कहीं पे भवानी प्रसाद मिश्र की वो थी कि जी हाँ मैं गीत बेचता हूँ, है ना, और कहीं ना कहीं वो टंकोर करती रही होगी दिमाग में, शायद तभी ये गीत उपजा, मुझे नहीं समझ आता कैसे उपजा। देखिएगा, छोटी छोटी बातें मेरे मन को रोज लुभाती है, सोते जगते चलते फिरते जाने क्या कह जाती है। छोटी छोटी बातें मेरे मन को रोज लुभाती है, सोते जगते चलते फिरते जाने क्या कह जाती है। उनका प्यारा मौन प्रीत की, उनका प्यारा मौन प्रीत की चाहों का दस्तूर हुआ, उनका प्यारा मौन प्रीत की चाहों का दस्तूर ने अपने बेच रहा है वो कितना मजबूर हुआ। मन बंजारा मन बंजारा। दूसरा बंदे की है, सपने तो केवल सपने हैं, मृग तृष्णा है मरुथल की, सपने तो केवल सपने हैं, मृग तृष्णा है मरुथल की, सबकी आंखों में रहती है एक कहानी बादल, सपने हैं मृग तृष्णा है मरुथल की, सबकी आंखों में रहती है एक कहानी बादल की। गिरा मांग में उसका आंसू, गिरा मांग में उसका आंसू तो गिर कर सिंदूर हुआ, गिरा मांग में उसका आंसू तो गिर कर सिंदूर हुआ, सपने अपने बेच रहा है वो कितना मजबूर हुआ। मन बंजारा मन बंजारा। अंतिम बंद पढ़ती हूँ। दुनिया तो है आनी जानी, कौन यहाँ रह पाया है, दुनिया तो है आनी जानी, कौन यहाँ रह पाया है, कड़ी धूप में ये बादल सी चलती फिरती माया है। दुनिया तो है आनी जानी, कौन यहाँ रह पाया है, कड़ी धूप में ये बादल सी चलती फिरती माया है। लेकिन जो बस गया आंख में, लेकिन जो बस गया आंख में वो सपना को नूर हुआ, लेकिन जो बस गया आंख में वो सपना को नूर हुआ, सपने अपने बेच रहा है वो कितना मजबूर हुआ। मन बंजारा गाते गाते थक कर चकनाचूर हुआ, सपने अपने बेच रहा है वो कितना मजबूर हुआ। मन बंजारा मन बंजारा। ये चेतन का धन्यवाद देती हूँ, बहुत सालों के बाद उसने इस गीत के माध्यम से कितने मंच सामने का। अच्छा, शुक्रिया। ये हमारे मन की बिल्कुल सही स्थिति, बिल्कुल आपने बिल्कुल खुलकर रखनी, वही बात है। जीवन के सच्चे जो गीत होते हैं, जो हमारे आसपास से निकले हुए होते हैं, वही दिलों को छूते हैं। विजय लक्ष्मी सिंह जी लगातार हमें कमेंट दे रहे हैं, वो सपना कोहिनूर हुआ, आपकी पंक्तियों को नोट कर रहे हैं। गिरा मांग में उसका आंसू तो सिंदूर हुआ। स्वागत आदरणीय कह रही है मंजुला जी, अभिनंदन रमा जी कर रही हैं हमारे साथ। नीलम, डॉक्टर नीलम वर्मा भी बहुत अच्छी दोस्त है, वो भी जुड़ी है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। चेतन आनंद जी, बहुत सुंदर गीत मन बंजारा। मंजुला श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी ही है, और ये कमेंट आगे चले जाते हैं। जो नई कमेंट है वो मैं आपके सामने पढ़ती जा रही हूँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। दी आपकी बहुत सी किताबें, सीपियां एहसास की, इसका लोकार्पण मॉरिशस में हुआ, तो आप इसके बारे में हमें बताएं कि वहाँ का आपने बहुत सी विदेशी यात्राएं की हैं, तो कोई एक खास संस्मरण
कि यहाँ और वहाँ में कैसा क्या अंतर लगता है, साहित्य को लेके वहाँ के लोग कितने हमें प्यार देते हैं, हमारे इंडियंस को कैसे रहता है, आप हमें बताएं। एक चीज तो देखी सोनिया जी कि वहाँ विदेश में हिंदी साहित्य सुना जाता है, चुटकुले नहीं सुने जाते हैं। क्या बात है, बस यही तो हाँ मजेदार बात है, कहीं से दौर हाँ लौट आए। हाँ, वहां पे अभी भी जो चुटकुले वाले जाते हैं उनका एक अलग वो है अलग से, परंतु वास्तविकता ये है कि वो अच्छा साहित्य सुनना चाहते हैं, अच्छे गीत सुनना चाहते हैं, अच्छे गजल सुनना चाहते हैं, अच्छे मुक्तक सुनना चाहते हैं वो साहित्य। और आप उनसे कहिए कि हमारी किताब इतने डॉलर की है या हमारा कैसेट इतने डॉलर का, वो उतने डॉलर तुरंत आपको देने को तैयार है। अगर आपके 200 रुपए की किताब है, आप 1,000 की भी बेच देंगे ना, लोग हाथों हाथ खरीदते हैं। इतने ये बड़ी प्यासे बात हैं है। साहित्य के, इतने साहित्य के प्यासे हैं वो। तो साहित्य हमारा, क्योंकि जो यहाँ से गए हैं, यहाँ से जाने के बाद वो अल्पसंख्यक हो गए वर्ग, हमारा हिंदू वर्ग जो है, जो हिंदी भाषी वर्ग है अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक होने के बाद तब उनको पता चला कि हमारा देश क्या था, हमारी भाषा क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी, हमें इसे जिंदा रखना है। तो इन्होंने इसको वहां इस रूप में जिंदा रखा है कि उनके बच्चे वहां हर शनिवार इतवार मंदिर में जाते हैं, भजन गाते हैं, जो यहाँ या इंग्लिश के अलावा बात ही नहीं करते। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, जी जब जी आते जी। इंग्लिश में बात, अब सारे आते हैं, आंटी आपको भजन सुनाऊं क्या, आंटी आपको गीत क्या बात। सुनाऊं क्या। तो कितना हम्म, परिवर्तन है यहाँ समझ आ रहे। हमारे हम हिंदू, हम मंदिर नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, हमें शर्म नहीं आती जा है रहे। मंदिर जाने में, है ना। हम्म, तो वहाँ के बच्चे हिंदू जो धर्म को मानने वाले, भारतीय संस्कृति के मानने वाले, वो सारे मंदिर जाते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, उनके घर में भी पूजा होती है, इसी पद्धति से होती है। और जो जितने त्योहार हम यहाँ छूटते जा रहे हैं वो त्योहार उतने जोर शोर से मनाते हैं। मैं संस्कृति को जिंदा मॉरिशस में, रखना, हमारे हाँ, संस्कारों को जिंदा रखना, ये बहुत जरूरी मैं मॉरिशस थी, दिवाली के समय वहीं थी। क्या दिवाली और है। भाई दूज मनाया है उन्होंने वहां पर, आ हा। अच्छा। हाँ, ऐसे में रशिया थी, दिवाली के समय वहां थी एक बार, तो वहां भी बड़े जोर शोर से जो हिंदू से मानने वाले थे, और जितने हाई कमीशन में हम गए उस दिन, क्या जोर शोर से दीपावली मनी है, क्योंकि तब तो भारत से दोस्ती रशिया की अच्छी थी, अभी भी अच्छी चल रही है। तो तो वो लोग ज्यादा मनाते हैं। हम लोग सोचते हैं हमारी चीज है तो हमें उसकी वो कद्र नहीं होती, जो अपनी चीज होती है ना उसकी कद्र नहीं होती है। तो हम जब चीज छूट जाती तब सोचते हैं अरे ये हमारे पास से दूर चली गई। जब अभाव महसूस करते हैं तब उसका भाव पता चलता है। अभाव में भाव है भाव ना, में भाव है, बड़ी बात। अभाव में भाव है। तो वहां बहुत के अच्छी लोग बातें जो कह है, रही हैं आप, जो सीधा मतलब हमें कोई ना कोई शिक्षा दे रही हैं, और हमेशा ही आपके साथ बैठना, अ, दिग्गज लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ बैठने से कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा ही मिलता है। जैसे कि मैंने सुना कि किसी भी गुरु के आपको शिष्य रहे मान लो, तो 5 7 हाँ 8 लोग होते हैं, तो उनमें आपस में खींचातानी होती है, या वो एक गुरु शिष्य का एक परंपरा को वो बनाकर रखते हैं कि जैसे मान लो कुंवर बेचैन जी के साथ आपने कई यात्राएं की, और आपके साथ और भी लोग रहे होंगे, तो हमें उनका कोई संस्मरण हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे संस्मरण आपके पास होंगे। नहीं, ऐसा है कि गुरु शिष्य के संबंध हमारे और डॉक्टर साहब के तो इस प्रकार से नहीं रहे कभी, क्योंकि मैं भी कॉलेज में पढ़ाती रही, उम्र में भी हमारे ज्यादा अंतर नहीं, तो उन्होंने कभी जी उस जी। प्रकार से नहीं माना। पर हाँ, मैं उनको गुरु इस रूप में मानती थी कि गजल कहनी मैंने उन्हीं से सीखी, गजल की जी व्याकरण मैंने उनसे सीखी, क्योंकि मैं जी गीत तो लिखती थी, है ना, तो जी। गजल कहनी नहीं आती थी। तो जब एक ने मुझसे कहा कि आप मेरी गजल पढ़ दीजिए आज मंच से, मैंने कहा नहीं, मैं गजल से मंच से गजल उसी दिन पढ़ूंगी जिस दिन मैं अपनी गजल कहूंगी। जी। तो तब मैं डॉक्टर साहब के पास गई, उनसे मैंने गजल की व्याकरण 2 घंटे में सीखी, और दूसरे दिन मैंने अच्छा। अपनी गजल गजल उनके पास लेके गई, और एक शब्द उन्होंने उसमें परिवर्तित नहीं किया। बढ़िया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि इसकी धुन में बताऊं, मैं कि नहीं, धुन मेरी अपनी है, हम्म, क्योंकि मेरे संगीत मेरे पास था। और जब तक आप जी जी। गुनगुनाएंगे नहीं, आप ना गीत लिख सकते ना आप गजल कह सकते, एक गुनगुनाहट अंदर चलती है, तो उसी के अनुसार आप कहते चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब के साथ बहुत सारी यात्राएं की हम लोगों ने, और उनसे सीखने को बहुत मिला। और उनसे मैंने नहीं सीखा, वो उस समय के उनके साथ के जो साहित्यकार थे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। और उनके पास ऐसा लगता था कि सरस्वती उनके ऊपर ऐसी विराजी हुई है। एक बार हम, सोम ठाकुर, ओम प्रकाश आदित्य, हुल्लर मुरादाबादी और ब्रजेश अवस्थी, बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब तो ड्रिंक करते नहीं थे, तो सबसे अलग बैठे थे वो लोग। उनकी शाम का समय था तो उनका चल भी रहा था, ताश भी चल रही थी ट्रेन में, उस दिन कोई गोष्ठी नहीं चल रही थी।
तो डॉक्टर साहब अपना कुछ लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा, अरे यार कुंवर, क्या हंसे में लिखते रहते हो, कुछ कुछ क्या लिख रहे हो? तो कुछ कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं लिख रहा मैं, आदि जी, मैं कुछ नहीं लिख रहा। नहीं नहीं, कुछ तो तुम्हारी कलम तो चल रही है। तो अच्छा, कुछ नहीं लिख रहे, तुम इसमें लिख के बताओ। तो सुराही और अच्छा। गिलास रखा था उनके उस पे, पास में एक हाँ हाँ सुराही और एक गिलास, इस पे लिख के हाँ बताओ। हाँ डॉक्टर हाँ। साहब ने कहा, अच्छा इस पे लिखना है, अच्छा आप 2 मिनट का समय दीजिए। डॉक्टर साहब ने लिख दिया। क्या लिखा? डॉक्टर साहब ने पता है क्या लिखा था? माना कि मेरे सामने खाली गिलास है, अच्छा। माना कि मेरे सामने खाली गिलास है, पर ये भी तसल्ली है सुराही के पास है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितना खूबसूरत। तो कहने लगे, भाई तुम तो गजब का लिखते हो भाई, है पीते पिलाते नहीं हो फिर भी लिख लेते हो, हम तो पी के भी इतना नहीं लिख पाते ठीक जितना है तुम लिखते जी। हो। बड़ी तो बात है। डॉक्टर साहब कहते थे कि लिखने के लिए पीना जरूरी थोड़ी है, कोई नशा जरूरी थोड़ी है। जब आपके पास एक हम्म। नशा साहित्य का तारी है, एक वैलिड शब्द है। का तारी है, हाँ, तो आपको और किसी नशे की जरूरत ही नहीं है। कोई और नशा क्यों किया जाए जिसके हम आदी बन जाएं? आदी बनना तो इसके आदी बनिए ना। आप शब्दों के दास बन जाइए, शब्द आपके पास आएंगे खिलते खिलते, दौड़ते पास दौड़ते, आएंगे, हाँ, है घूमते ना? घूमते, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो इसी इस बीच प्रकार निशा से भार्गव जी जुड़ी है। निशा जी, आपका स्वागत करते हैं जी। मैं भी स्वागत करती हूँ, है ना? तो ऐसे ही एक बार हम लोग कहीं गए थे कार्यक्रम में, और वहाँ किसी ने, मतलब कहते हैं ना कि लिफाफे को लेके बहुत नाराज हुए। तो उन्होंने कहा, क्यों नाराज हो रहे हो? क्या इतने इतने का कहा, इतना मेरे से इतना पढ़वा दिया, इतने इतना कम दिए हैं। तो डॉक्टर साहब पता है क्या कहते हैं? कम है ना, हम्म, आप मेरे में से ले लीजिए, उनसे क्यों लड़ रहे हैं? उनका जो बजट है उसमें उन्होंने कर दिया। कर दिया, हाँ। एक बार ऐसे हुआ, हम लोग कटनी में थे और नीरज जी थे। तो नीरज जी को शायद 1,000 रुपए कम दिए, डॉक्टर साहब को 1,000 ज्यादा दिए। ये अच्छा। डॉक्टर साहब को पता चल गया, तो डॉक्टर साहब ने अपने लिफाफे से 1,000 रुपए निकाले और नीरज जी को दिए। तो नीरज जी के लिए क्या बात है, कह लगे, हम्म, उनके पैर छू के, दादा आप बड़े हैं ना, आप सम्माननीय हैं, मैं आपसे कम ले सकता हूँ, आप मुझसे कम कैसे ले सकते हैं, ये बताइए। क्या कि बात मैंने तो उनसे इतना कहा था, उन्होंने दे दिया कि नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं आपको दे रहा हूं, अपने लिफाफे में रखिए। ऐसा बड़प्पन है। दिखाने ये वाला कोई बड़प्पन कवि है, मंच पे है क्या? ये बड़प्पन है कि आप औरों ये का बड़प्पन। सम्मान, अपने से बड़ों का सम्मान रखते हैं, है ना, और पूरी मर्यादाओं के साथ रखते हैं। ये सब चीजें हमें यात्राओं में सीखने को मिली। जी जी। जितनी हमने यात्राएं की कि किसका किसके साथ कैसा व्यवहार है, कौन कैसा बोल रहा है, क्या क्या कह रहा है, किसने कहाँ से किससे आंख चुराई, किसने आंख दबाई, किसने हाथ दबाया, कहाँ चुप हो जाओ, नहीं बोलना है। ये सब चीजें ना इशारे इशारे में हो जाती थी। पर ये इशारों मर्यादा की इशारों। बात हमने, हाँ, मर्यादा की तो बात ये हमने वही शुरू में सीखी सारी। अपने दोस्त, अपना साथी, बहन, माँ, जो भी रिश्ता मतलब आप लगा के चलिए, एक साहित्यकार का, एक कलीग का, एक क्लासमेट का, जिस तरह से होता है, उस तरह से हाँ मतलब पूरी सुरक्षित सुरक्षा के साथ वो आपस में आप लोग सफर करते थे। ये बड़े, ये हाँ, खूबसूरत सा माहौल खो गया है। तो कोई बिल्कुल। बात नहीं, जब तक आप लोग साहित्यकार आप जैसे हैं और सच्चा साहित्य जिंदा हम्म, है, ये चीजें मर तो नहीं सकती। एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए ठीक है, बैक स्टेज हो गई हाँ होंगी, लेकिन उतनी तेजी से, हाँ ये मेरा पूरा विश्वास है कि फिर से वापस ये जरूर आएंगी और आना भी हाँ चाहिए। जी, दी, आपको बहुत से सम्मान मिले हैं हाँ जी, और सभी सम्मान बहुत बड़े होते हैं अपने आप में, ऐसा मैं मानती हूँ। हाँ कोई जी। सम्मान छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे सम्मान है जो आपके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जैसे कि हाँ जी, कुरुक्षेत्र हरियाणा की संस्था के द्वारा आपको अवार्ड दिया गया है, वागीश्वरी अवार्ड हाँ आपको दिया गया है, मंजरी हाँ अवार्ड जी, दिया गया है, सद्भावना मंडल 1984 में मॉरिशस में भी आपको अवार्ड मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन में आपको बुलाया गया। बताओ। जी हाँ, तो जी हाँ, आप किसी एक ऐसे पत्र वाचन भी किया आपने लंदन में, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, जो हाँ कि जी, एक बड़ी बात है। तो इन सबके साथ हम किसी एक सम्मान के बारे में, एक ऐसे सम्मान जो आपके लिए यादगार बन गया हो, वो आप बताएं। अब सम्मान तो ये कई सारे हैं, बहुत सारे मिले, जी पर जी। आपके किसी एक गीत के कारण सम्मान मिलना, ये बड़ी बात है जी। ये बड़ी बात है। और ये वो बड़ी बात सम्मान है। मिला भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान। क्या बात है, क्या बात है। भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान, जो मैंने गीत कारगिल पे लिखा,
जब कारगिल युद्ध हुआ था, वो सम्मान उस गीत के कारण मेरी इस पुस्तक को मिला, भीग गया मन को, है ना। नाम तो भी ये ऐसा ही अपना है। आप, हाँ, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा मेरे लिए कि एक गीत किसी की निगाह में आया। गीत तो बहुतों की निगाह में आते हैं, पर उस गीत को अंतरात्मा तक पहुंचना, गीत की अंतरात्मा तक पहुंचना और उसको परखना, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो बिल्कुल जी। इसलिए इसलिए उस समय मुझे बहुत ये सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया था दिल्ली में मुझे, हिंदी भवन में, ये वहां पे कार्यक्रम हुआ था, उसमें दिया था भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान। बाकी लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान मिला, तो ये भी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया मेरे को क्यों। तो रमा जी आप कब लेंगी, आप इतना सारा काम कर चुकी हैं। मैंने कहा अभी तो काम करना बहुत बाकी है कि और करते रहिएगा और देखेंगे और सम्मान, अभी ये तो ले लीजिए कम से कम। तो एक बड़ा संकोच सा होता है जब इतने बड़े बड़े सम्मान मिल जाते हैं, और सम्मान के बाद लगता है कि दायित्व बोध और बढ़ गया, है ना। आपके जिम्मेदारी ऊपर बढ़ एक गई। जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आपको क्या देना है समाज को, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए ये जितने भी सम्मान मिले मुझे, वहां पे संसद संसद भवन जो है वहां का, साहित्यकार संसद भवन जो है इलाहाबाद में, वहां पे महादेवी सम्मान मिला। जी। और मुझे इतनी खुशी हुई कि दिल्ली के आज से 20 साल पहले मेरा एक गीत दिल्ली के अंदर सिलेबस में लगा था, और महादेवी जी के बाद मेरा ही गीत था। तो आप सोचे कि महादेवी जी के बाद मेरा गीत, तो मैंने कहा इतने वर्षों में कोई गीतकार नहीं हुई क्या महिला। तो मैंने पूरा इतिहास ढूंढा, बड़ी टटोला, बात है तो महादेवी सच में, वर्मा जी के बाद में गीत का लगना, देखिए बहुत बड़ी बात हाँ है। और आपके गीतों पे शोध कार्य भी हुए हैं, हाँ, जितना शोध कि कार्य भी मैं, हुए हैं, बिल्कुल देखिए कोई बिल्कुल। कोई हाँ छोटी बात नहीं है। हाँ। गीत के गीतों पर शोध कार्य तो किए जाएं तो उन गीतों में ऐसा मैं कुछ तो, अलग होगा जो आम गीतों से हाँ, अलग है। क्योंकि मेरे असल में क्या है कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है, जो पर्यावरण जो बचपन से मिलता है, फिर आपके संस्कार जो मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो आपके कहीं ना कहीं बोलते हैं, आपके व्यक्तित्व में समा जाते हैं, और वो अंतर चेतना से निकल के कब चेतना में शब्द के रूप में आ जाते हैं आपको पता नहीं चलता, है ना। तो मेरे सारे जितने गीत हैं, गजल हैं, आप देखेंगे कहीं किसी से कोई मिलता जुलता नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं गीत जी। गजल पढ़ती बहुत कम हूँ। मैं हम्म, गद्य ज्यादा पढ़ती हूँ, गीत गजल कम पढ़ती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी की छाया मेरे उसके ऊपर आके दिखाई दे, है ना। ये कहें कि ऐसा ऐसा तो उसने कहा था, तो रमा जी ने इसमें कौन सी नई बात कह दी, हम्म, है ना। और या अगर कहिए तो उसका कहने का तरीका अलग होना चाहिए, उसकी शैली भी न होनी चाहिए, तब तो आपको कोई आंकेगा नए सिरे से, वरना आंकेगा कौन, फिर कोई नहीं आंकेगा। तो ये अपने जो नाम गजल की है, अपनी एक अलग पहचान। अपनी पहचान होनी चाहिए, है जी, ना। एक पहचान। हाँ, है ना। जो तो एक आप मुझको अभी अपने मैंने गीतों कहा से था, जाने जाते हैं या अपने नाम से? क्या चीज। आप अपने गीत गजलों से जाने जाते हैं कि ये गीत कहीं जैसे पढ़ा कि ऐसा मतलब ये रमा जी का गीत है, या मैं अपने आप अपने नाम और अपने बिहेवियर से? मैं मेरा नाम मेरे गीत गजलों के साथ जुड़ा हुआ अलग नहीं है। बड़ी बात है। अगर मेरे गीत गजल हैं तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो मेरे जी, गीत गजल हैं। सब जी, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, हाँ, है ना। इस एक दूसरे से बंधे हैं और ईश्वर करे ये बंधे ऐसे हुए हैं। बंधे रहे। हाँ हाँ। हाँ, और आपका ये सफर यूं ही चलता रहे। तो जाते जाते हमारे मंच के लिए कुछ कहिएगा, और आज की युवा स्पेशली हमारी जो कवित्रियां हैं उनके लिए जरूर कहिएगा, और एक गजल और एक गीत कुछ भी जो आपका मन हो आप हमें पहले सुनाएं, और उसके बाद हम। हम्म, हम्म, हम्म। एक गजल पढ़ती हूँ, उसको दोहराऊंगी नहीं। तो ये गजल जी। मेरी उस समय बहुत पसंद की गई, और इसको तरन्नुम मैंने अच्छा, बाद में दिया, है ना। और अच्छा, अच्छा। देखिएगा। प्यार करते हैं मगर प्यार नहीं कर सकते, क्या बात। फूल है खुशबू का इजहार नहीं कर सकते, प्यार करते हैं मगर क्या बात। प्यार
नहीं कर सकते। शेर देखना। तुम पे दौलत है तो तुम अपने घरों में रखो, तुम पे दौलत है तो तुम अपने घरों में रखो, दिल है मंदिर इसे बाजार नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। अगला दिल शेर है देखिए। मंदिर से बाजार नहीं कर सकते। ऐसे साजों से तो पत्थर ही रहे तो अच्छा, ऐसे साजों से तो पत्थर ही रहे तो अच्छा, टूट कर खुद को जो झनकार नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर शेर। फूल है खुशबू का। और शेर देखिएगा। यूं करो अपने ही हाथों से सजाओ हमको, यूं करो अपने अपने ही हाथों से सजा हाथों से सजाओ हमको, खुद जो श्रृंगार है श्रृंगार नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। फूल है खुशबू का। और अगला शेर देखिए। हम पे ऐसी भी कोई डायरी है लोगों, हम पे ऐसी भी कोई डायरी है लोगों, भूल कर हम जिसे अखबार नहीं कर सकते। और तुम सवारो तो तुम्हें अपनी उम्र भी दे दें। सुंदर। इसको यूं भी कह सकते हैं। तुम जो कह दो तो तुम्हें अपनी उम्र भी दे दें। कौन सा काम ये फनकार नहीं कर क्या बात है। सकते। अच्छा शेर है फनकारों के लिए, सही बात है। वाह वाह। अच्छा है ना। और गजल का मक्ता कह रही हूँ। हमने सदियों से रमा जिसको कहा है आंगन, हमने सदियों से रमा जिसको कहा है आंगन, दिल है ये हम इसे दीवार नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। फूल है खुशबू का इजहार नहीं कर सकते, प्यार करते हैं मगर प्यार नहीं मतलब बहुत कर खूबसूरत है। प्यार करते सकते। हैं मगर प्यार नहीं कर सकते। क्या बात है, क्या बात है। इशारे इशारे में बहुत बड़ी बात, यही गजल की खूबसूरती है। और तरन्नुम तो माशाल्लाह। मोनिका कटारिया जी भी हमारे साथ जुड़ी है यूएसए से, आपका बहुत बहुत स्वागत अच्छा। करते हैं। मुझे लक्ष्मी जी लगातार हम्म। आपकी गजल को सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। देवेंद्र तोमर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चेतन आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते दिए आज के मुझ जैसे छोटे अभी पैदा हुए कलमकारों के लिए और मुझसे
भी जो उम्र में छोटे हैं उनके लिए और इस पथगामिनी मंच के लिए आप अपना कुछ संदेश दीजिए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, इतना समय उभरते जो कलमकार हैं उनको, और जो मतलब 35 से 40 की उम्र के बीच के हैं, अब वो थोड़ा थोड़ा लिखने भी लगे हैं। आप वो लिखिए जो समाज को कोई चीज देती हो, या तो आप दिल से दिल की बात करें, है ना, जो एक प्रेम की बात होती है। और अगर आपको समाज के लिए कुछ देना है तो एक नए रूप में समाज को उत्थान के लिए आपको सोचिए कि समाज कैसे हम उठा सकते हैं समाज को आगे, समाज की कमजोरियां बताते हुए। जैसे कहानीकार होता है प्रेमचंद को हम कहते हैं कि यथार्थ कहते हुए आदर्श को सामने रखते थे। आप भी जो कहते हैं गीत और गजल में अंत में एक शेर ऐसा हो जो आप उसको कह सकें कि हाँ ये मैंने समाज के लिए दिया है और इससे समाज आगे बढ़ सकता है। तो क्योंकि साहित्य कोई खेल नहीं है, शब्दों का खेल नहीं है, शब्दों का खेल साहित्य है, पर जो अच्छा लेखन कर रहे हैं उनके लिए। पर सिर्फ चुटकुलेबाजी कोई कविता नहीं होती, चुटकुलेबाजी साहित्य भी नहीं होता। आज आपको सब दुनिया पूछ रही है, कल आपको कोई नहीं पूछेगा। तो अच्छा साहित्यकार जन्म जन्मांतर तक जिंदा रहता है। जिंदा रहना है, समाज में स्थान पाना है, साहित्य के इतिहास में स्थान पाना है, तो अच्छा अध्ययन कीजिए, अच्छा पढ़िए, एक बार लिखिए, 10 बार काटिए, उसको फिर संवारिए, फिर संवारिए, फिर संवारिए, फिर जो निकल के नवनीत आता है वो दही जितनी मथी जाती है, मत्ते रहो मत्ते रहो, पहले थोड़ा सा आता, अभी थोड़ा और मथ लें, थोड़ा और मथ लें। अरे अंतर मन में मथते रहिए उस भाव को। जो भाव मथा जाएगा उससे जो नवनीत निकलेगा ना, तो क्या गीत निकलेंगे, क्या गजल निकलेंगे, वो तो कुछ उनकी छटा ही अनुपम होगी। तो भाव का मथना बहुत जरूरी है। भाव अगर मथा नहीं जाता है तो आप नवनीत नहीं निकाल सकते, आप अच्छा साहित्य नहीं दे सकते, आज समाज को दिशा निर्देश नहीं दे सकते। क्योंकि साहित्य का अर्थ है जो समाज के हित में लिखा जाता है, जो समाज के हित में लिखा जाता है वही सत्य है। और साहित्य ही समाज का गुरु बनता है, आईना भी होता है और गुरु भी होता है। तो आईना भी दिखाएं और गुरु बनके उसका पथ प्रदर्शक भी करें, ये मेरा कहना है नई पीढ़ी से। हर बातचीत में अपने हम बड़ों से कुछ ना कुछ नया लेकर जाते हैं। 2-3 बातें आपकी ऐसी एकदम दिल को लगी कि मुझे आज ही डायरी में नोट करनी है और आने वाले समय में लेकर चलेंगे कहीं ना कहीं, और जरूर ये बातें काम आती है। बहुत अच्छा लगा कि आपसे मिलकर, मुझे भी ऑफलाइन भी अच्छा अच्छा लगा। तुमने लगता प्रश्न इतने किए कि मैंने इतने उत्तर दिए, मुझे पता नहीं कितनी बातें बोल गई हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, अभी बहुत सी बातें रह जाती हैं। मुझे तो कई बार रह ये जाती लगता है है। शुरू हुई थी तो 1 घंटे में हम लोग, आपका परिचय इतना बड़ा है और आपका कृत्य काल कार्यकाल इतना बड़ा है कि उसमें जो कार्य आप लोगों ने किए हैं उसे 1 घंटे में समेटना वाकई ही बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन सा मुश्किल है, बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। हमारे पास अनुभव होता है कि हमें लगता है कितना बांट दें, कितना बांट दें, कितना बांट दें, है ना, क्योंकि हमें जाना तो थोड़ी ये साथ लेके, हम भी बांट गुण के है जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बांटने के लिए आपके पास है ना, जिनके पास वही हाँ 4 चुटकुले हैं वो बांटेंगे भी क्या? तो बात यहीं आकर फिर रुकती है। तो इसे हम एपिसोड 1 कह के खत्म करेंगे, एपिसोड 2 फिर होगा अच्छा। आपके साथ, जिसमें हम बाकी बची हुई बातचीत हाँ जरूर करेंगे। बिल्कुल। और एक बार फिर से हाँ ऑफलाइन मिलने का बहुत सा मन है कि आपसे एक टाइट हग की मुझे बिल्कुल हमेशा से इच्छा रहती है। तो बिल्कुल जल्दी से फिर मिलेंगे। मिलेंगे। हाँ, आपके बिल्कुल लिए भी मिलते यही हैं। कह सकती हूँ कि सुरखरू और मैं मेरा तो सभी होना आपने सभी देखा ही है। सुरखरू मेरा तो होना आपने देखा ही है। काश मेरा खून पसीना एक होता दिखते, काश क्या मेरा बात खून है, क्या बात है, पसीना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं भी बहुत सभी शुक्रिया। दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ, श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूँ, पथकामिनी का पूरा आभार व्यक्त करती हूँ। मंजुला जी मुझसे मिली, बहुत अच्छा लगा, आज बातें की हमने बहुत, उनसे बात करके जी मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुमसे तो मिलना होता ही रहता है, जब से मिले हैं तब से हम दोनों अलग कहाँ हैं, एक ही हैं। तो मैं तुम्हें जी आशीर्वाद देती बिल्कुल। हूँ कि तुम इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहो, और बहुत जो बहुत अपने अच्छा साथ लगता है। जो भी हैं उन सबको साथ लेके चलती रहो। जितना सबको साथ लेके चलोगी ना उतना और आगे बढ़ती चली जाओगी। जी, तो जितने भी लोग तो थे पथगामिनी के, महेंद्र जी वाराणसी इकाई के अध्यक्ष हैं, संध्या सेठ जी गाजियाबाद इकाई के अध्यक्ष हैं, विजय कुमारी किसले जी हमारे राष्ट्रीय परामर्शदाता हैं, महेंद्र तिवारी जी भी और पंकज तिवारी जी भी, रेणु राय जी भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल शुक्रिया मंजुला श्रीवास्तव जी आपका और इस मंच का, और बहुत बहुत सादर प्रणाम रमा जी आपको। फिर मिलेंगे। तुम्हें बहुत बहुत जय हिंद, आशीर्वाद, फिर जय भारत। मिलेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।